अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है इवेलुएट इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 प्लस आई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई ब्रैकेट क्लोज डी जेड अलॉन्ग द पाथ। फर्स्ट में इक्वेशन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स और सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इज द लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ इक्वेशन क्या दिख रहा है हमें, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर अलॉन्ग द लाइन। ठीक है, या फिर लिख देंगे फॉर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमें लिखना होगा। इसके बाद देखो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका डेरिवेटिव करने पर लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई लिखेंगे, और राइट साइड में क्या लिखना होगा, एक्स का डेरिवेटिव वो हमें लिखना होगा डी एक्स। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है लेकिन विथ टू एक्स करने के कारण राइट साइड में डी एक्स लिखा। उसी तरीके से वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने के कारण वो लेफ्ट साइड में वाई की जगह पे क्या लिखा, डी वाई लिखा। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर जब भी इंटीग्रल पाथ स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला होता है तो इन दैट केस हमें जेड को एक्स प्लस आई वाई से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे लेट लिखा, ये लेट क्या करना है हमें, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेना है। अगर हम लोग इस जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो हमें लिखना होगा डी जेड इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव करने पर लिखेंगे डी एक्स प्लस ये आई लिखा, वाई का डेरिवेटिव करने पर रहेगा यहाँ पर डी वाई। ठीक है, ऊपर हमें क्या मिला है, डी वाई इक्वल टू डी एक्स, ये जो मिला है वो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा हमें डी जेड इक्वल टू ये शुरुआत का डी एक्स प्लस यहाँ का ये डी वाई हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बाय द वैल्यू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डी वाई हटाकर उसकी जगह पर डी एक्स लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, राइट साइड में डी एक्स ये कॉमन मिल रहा है तो उसको हम लोग कॉमन बाहर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आई और उसके बाद हमें डी एक्स लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। जो लास्ट स्टेप लिखा है वो यहाँ पर स्क्रीन पे नहीं आया है तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप दिखाई दे रहा होगा जिसमें क्या किया था, डी एक्स को सिर्फ एज अ कॉमन बाहर लिया है तो लास्ट स्टेप में क्या रहेगा, डी जेड इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अभी हम लोग दिया हुआ मेन क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इंटीग्रल लिमिट 0 से लेकर 1 प्लस आई तक। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है प्लस आई वाई लिख दिया ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर क्या था, ये डी जेड था। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल लिखा एक्स, ये तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस आई वाई एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डी जेड की जगह पे हमें क्या यूज़ करना होगा, 1 प्लस आई और उसके बाद ये आया हुआ डी एक्स हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये भी एक्स में दिख रहा है, लास्ट में ये डी एक्स लिखा हुआ है, 1 प्लस आई इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इस वाई को हमें इक्वल टू एक्स से सब्स्टिट्यूट करना होगा या फिर वाई की जगह पे सिंपली एक्स लिखना होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, फॉर अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो ये वाई इक्वल टू एक्स कितना लेना चाहिए, वाई इक्वल टू एक्स लेना चाहिए। ठीक है, इसके कारण हम लोग यहाँ पर ये जो वाई दिख रहा है उसको हम लोग एक्स से रिप्लेस कर देंगे और लेफ्ट साइड में तो ये मेन क्वेश्चन लिखा है एज इट इज़। यहाँ पर फिर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन साइन रहेगा, एक्स स्क्वायर आई तो आएगा एज इट इज़, इस y की जगह पे सिंपली हमें x यूज़ करना होगा। साइड में क्या रहेगा, ये 1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद dx रहेगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है हम लोग उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ करना होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में साइड में ये dx ये पैरामीटर लिखा हो इसके कारण। तो यहाँ पर देखो x के लिमिट क्या होंगे, लोअर लिमिट तो 0 ही होगा और ऊपर x का लिमिट क्या हो जाएगा, ये वाला 1। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमें 1 प्लस आई ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, वो नंबर होने के कारण उसको हम लोग इंटीग्रेशन के पहले लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन साइन 0 से लेकर 1 तक ये इंटीग्रल लिमिट होंगे और इंटीग्रेशन किस फंक्शन का करना है हमें, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। लास्ट में ये डी एक्स आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बाहर का 1 प्लस आई एज इट इज लिख दिया, ये इंटीग्रेशन हो रहा है इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, ये प्लस आई एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग x की जगह पे लोअर लिमिट का 0 यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, यानी कि कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसके कारण हमें लोअर लिमिट यहाँ पर यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, ये 1 प्लस आई एक ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे लेफ्ट साइड में शुरुआत में, x की जगह पर ये आया हुआ अपर लिमिट यूज़ करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब 1/3 रहेगा। यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, I/2। इतना क्लियर हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, अंदर हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो वो टर्म कैसे रहेगा, ये 1 प्लस आई शुरुआत का। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 आई ऐसा हो जाएगा। अपर में हम लोग 6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस आई और जो बाजू में 2 प्लस 3 आई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। साइड में ये 1/6 हम लोग शुरुआत में लिख देंगे। 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 रहेगा। 1 इंटू वो 3 आई रहेगा तो वो प्लस 3 आई लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये आई इंटू 2 2 आई हो जाएगा
आई इंटू 3i यानी कि -3i²। आई² की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर सिंपली -3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 3i + 2i कितना हो जाएगा, 5i हो जाएगा। 2 - 3 कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो वो क्या रह रहा है आंसर, 1/6 -1 + 5i। लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग फिर ये या फिर इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन y = x कंसिडर कर ये हमें फाइनल आंसर मिला हुआ है दिए हुए इंटीग्रल के लिए। तो लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन था उसको हम लोग फिर से एक बार लिख देंगे। वो इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल 0 to 1 + i ये लिमिट थे उसके, और ब्रैकेट के अंदर क्या था, फंक्शन में x² + iy राउंड ब्रैकेट, और लास्ट में यहाँ पर dz लिखा हुआ था। इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें सेम क्वेश्चन को या फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है अलॉन्ग द पैराबोला। इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं नंबर 1 से। इसके बाद हमें लिखना होगा फॉर या फिर अलॉन्ग द पैराबोला। अलॉन्ग द क्या लिखा, ये पैराबोला लिखा। पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ था, y = x²। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस y = x², ये इक्वेशन दिया हुआ था पैराबोला का। इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते दोनों साइड, तो लेफ्ट साइड में तो dy लिखेंगे हम लोग, = x² का डेरिवेटिव रहेगा 2x, लेकिन राइट साइड में x के साथ डिफ्रेंशिएट होने के कारण विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो उसके कारण यहाँ पर हमें dx लिखना होगा। ठीक है, तो अभी देखो पैराबोला या फिर स्ट्रेट लाइन होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमें z को क्या लेना होता है, कार्टेशियन फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट z = ये x + iy ऐसा लिख देंगे। इसका डिराइव करने पर लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, dz बनेगा, = ये dx + i dy हो जाएगा। यहाँ पर हमें रिप्लेस किसको करना होगा, dy को रिप्लेस करना होगा बाय द वैल्यू 2x dx है, तो ये dz नीचे एज इट इज, ये dx एज इट इज लिख दिया, प्लस ये i लिखा। dy को रिप्लेस किससे करना था, 2x dx से करना था, तो ये 2x dx लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉमन क्या बाहर आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से dx ये कॉमन बाहर आएगा, तो वो अंदर क्या रहेगा, 1 + ये 2 टाइम्स ऑफ x i ये अंदर रहेगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली dx लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करते वक्त हमें लेफ्ट साइड का दिया हुआ फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, दैट इज इंटीग्रल 0 to 1 + i, ये इंटीग्रल लिमिट था उसका। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ था, x² + iy राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये dz। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे लिख दिया, या फिर वो मेन फंक्शन लिख दिया जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था, = ये इंटीग्रल लिमिट डाला, ब्रैकेट x² लिख दिया ये एज इट इज, प्लस i। y की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पैराबोला का इक्वेशन, वो क्या दिया होता है, y = x² ये दिया होता है, तो ये y की जगह पे हमें क्या लिखना है, सिंपली x² लिख देना होगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और dz की जगह पे हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, ये जो अभी हमें मिला था ना लास्ट स्टेप से, 1 + 2xi dx लिख देंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट 1 + 2xi लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, dx लिख दिया। यहाँ से कॉमन क्या बाहर आ रहा है, ये जो पहला ब्रैकेट दिख रहा है वहाँ से कॉमन क्या आता हुआ दिख रहा है हमें, x²। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रेशन दिख रहा है सब कुछ कैसे दिख रहा है, x के टर्म में दिख रहा है, और ये x के लिमिट क्या था, 0 से लेकर 1 तक थे, तो वो 0 से लेकर 1 तक हमें लिमिट यूज़ करने होंगे। लेफ्ट साइड में लोअर लिमिट कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ पर अपर लिमिट x की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 ही हो रही है, तो इसके कारण दोनों इस इंटीग्रल लिमिट में से हमें सिर्फ x की वैल्यू लेनी है। लोअर लिमिट का x वैल्यू कितना होगा, 0, और अपर लिमिट का x वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर राइट साइड में आए हुए इंटीग्रेशन में यूज़ किया हुआ है, लोअर लिमिट का 0 और अपर लिमिट का 1 बनेगा। पहले ब्रैकेट में से x² को कॉमन बाहर ले रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सिंपली 1 + i बचेगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर कांस्टेंट होने के कारण हम लोग उसको इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट सेम रखने होंगे, दैट इज 0 से लेकर 1। पहले ब्रैकेट में से x² को बाहर निकाला, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये 1 + 2xi ये एज इट इज रख दिया, लास्ट में ये dx लिखा। ठीक है, यहाँ से 1 + i जाएगा इंटीग्रेशन के आगे, तो ये 1 + i इंटीग्रेशन के आगे लिख दिया। इसके बाद ये इंटीग्रेशन रहेगा 0 से लेकर 1 तक के लिमिट के साथ। ये जो x² और ब्रैकेट के अंदर 1 + 2xi दिख रहा है, उनको हम लोग मल्टीपल कर देंगे, x² × दिस 1, तो सिंपली x² लिखना होगा, प्लस ये 2i आगे लिखा और साइड में x³ लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके आगे की लिख दिया dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें सिंपली नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना होगा ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन का। तो शुरुआत का ये 1 + i एज इट रहेगा, इंटीग्रेशन होगा, इसके कारण ये इंटीग्रेशन साइन नहीं लिखा, उसके जगह पे एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³ ये होगा, प्लस यहाँ से 2i कॉन्स्टेंट एज इट इज। x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, x⁴/4 ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 और यह आएगा अपर लिमिट का 1। इसके बाद ये 1 + i एज इट इज लिख दिया एक राउंड ब्रैकेट के अंदर। x की जगह पे हमें अपर लिमिट का 1 यूज़ करना है, x की जगह पे लोअर लिमिट का 0 अगर यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वो हमें यूज़ नहीं करना होगा। तो x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/3, प्लस ये क्या हो जाएगा 2i/4, यानी कि जिसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, i/2 लिख सकते हैं। ये राउंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 1 + i एज इट इज लिख दिया एक पहले स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर,
2+3i अपॉन में कितना रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग 1/6 शुरुआत में लिख सकते हैं। 1/6 शुरुआत में लिखा, लास्ट के 2 स्टेप देखो फिर से बता रहा हूँ, ये 1+i एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 2 1 × 2 और ये +3i अपॉन में 3 × 6 कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 1/6 शुरुआत में लिख दिया, 1 इस 2 के साथ मल्टीपल होगा तो ये 2 लिखा, 1 आगे वाले 3i के साथ मल्टीपल होगा तो यहाँ पर +3i लिख देंगे, i × 2 यहाँ पर 2i लिखना होगा, i × 3i कितना रहेगा 3i², i² की वैल्यू होती है -1 तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देंगे -3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो 3i + 2i कितना हो जाएगा, वो 5i हो जाएगा और ये 2 - 3 कितना होगा -1 और ब्रैकेट के अंदर ये -1 + 5i लिखना होगा। ठीक है, ये तो सेम आंसर ही मिला जैसे कि हमें इक्वेशन नंबर या फिर स्टेप नंबर 1 में मिला था। लेफ्ट साइड में हमें दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखना होगा, इंटीग्रल लिमिट 0 to 1+i ब्रैकेट के अंदर क्या था वो x² + iy, x² + iy राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ये dz लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टेप 1 और स्टेप से या फिर जो पॉइंट मार्क किए थे इक्वेशन और इक्वेशन 2 से हमें ये दोनों इंटीग्रल का वैल्यू एक जैसे आया हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो मेंशन कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट द 2 लाइन इंटीग्रल। ठीक है, द 2 लाइन इंटीग्रल आर इक्वल ऐसा लिखना होगा, ये इंटीग्रल ये वर्ड है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट द 2 लाइन इंटीग्रल आर इक्वल। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था, इज द लाइन इंटीग्रल आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। अभी देखो यहाँ पर पहला पाथ स्ट्रेट लाइन का था और दूसरा पाथ पैराबोला का था, यहाँ पर पाथ अलग अलग होने के बावजूद भी हमें ये सेम आंसर मिला है। फिर उन्होंने पूछा कि इज द लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, दोनों पाथ अलग होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें सेम आंसर मिला है। तो हम लोग ऐसा लिख तो सकते थे कि मतलब ये जो इंटीग्रल का लाइन इंटीग्रल वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ये लिखने से पहले हम लोगों को क्या चेक करना चाहिए, दिया हुआ फंक्शन ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से बने हुए फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहने के लिए वो फंक्शन कॉची-रीमैन इक्वेशंस की कंडीशन सेटिस्फाई करना होना चाहिए, जो टॉपिक हम लोगों ने सेमेस्टर 3 में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इस टॉपिक के अंदर सीखा था। उस पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो मान के चलो कि अपने पास ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, इससे बना हुआ फंक्शन है f(z). ठीक है, उसको हम लोग f(z) इस फंक्शन को हम लोग यूजुअली w से डिनोट करते हैं, जो कि हमेशा u + iv इस फॉर्म में आता है। u इन टर्म्स ऑफ x और y से बना होता है और v ये फंक्शन भी x और y इनसे बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, f(z) इक्वल टू ये क्या लिखा z² लिख दिया। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इतना पता है कि z को हमेशा उसके कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं, तो वो यूजुअली कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं, वो x + i लिख दिया z की जगह पे, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में तो ये f(z) रहेगा, f(z) यहाँ पे क्या बन रहा है a + b द होल स्क्वायर को एक्सपांड करते हैं तो ये क्या मिलेगा x² + 2ixy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2ixy और लास्ट में क्या मिलेगा +i² y², लेकिन i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -y² लिखूंगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या मिल रहा है हमें, ये वाले फंक्शन को एक्सपांड करने पर रियल पार्ट क्या मिल रहा है x² - y², ये रियल पार्ट हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा i के बाजू साइड में आया हुआ 2 टाइम्स ऑफ xy। ठीक है, देखो मैं इसको एनालिटिक के फंक्शन को मैं एनालिटिक फंक्शन इस कंसेप्ट को मैं रिवाइज करवाया था, तो क्या बताया था, अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z, उससे बना हुआ फंक्शन है f(z) जिसको w से डिनोट किया जाता है, ये हमेशा u + iv इस फॉर्म में आता है, ये मैं आपको बता रहा था। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर f(z) क्या लिया मैंने, z² ये फंक्शन लिया, जिसमें हम लोगों को z को हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में यूजुअली कंसिडर करके सिंप्लीफाई करते थे। तो ये f(z) लेफ्ट साइड का फंक्शन है, दैट इज z की जगह पर ये x + i लिया, इसको एक्सपांड किया, यानी कि a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने पर अगर हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं तो ये x² + 2ixy और i² y² लास्ट में ये टर्म आएगा, तो i² की वैल्यू -1, तो यहाँ पर -y² लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा हो रहा है जिसमें i नहीं होगा, वो होंगे x² - y², जिसको एक ब्रैकेट में लिखा है, प्लस i साइड में आया हुआ ये 2xy लिख दिया। ठीक है, अभी देखो इसके लेफ्ट साइड में क्या था, ये f(z) था, इसका मतलब हमें f(z) क्या मिला, देखो यहाँ से f(z) ये क्या मिला, रियल पार्ट क्या आया x² - y² एक ब्रैकेट के अंदर प्लस i 2 टाइम्स ऑफ xy आया, इसको हम लोग u कहेंगे और इसको हम लोग v कहेंगे। जैसे कि शुरुआत में लिखा हुआ था w = f(z) हमेशा u + iv फॉर्म में आता है, तो हमें यहाँ पर u क्या मिल रहा है x² - y² और v क्या मिल रहा है i 2xy मिल रहा है। तो कॉची-रीमैन इक्वेशंस या फिर कॉची-रीमैन कंडीशंस क्या होती है, u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होना चाहिए, v के पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के बराबर होना चाहिए, और ये uy
इक्वल टू माइनस वी एक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन को क्या कहा जाता है, एनालिटिक फंक्शन कहा जाता है। अगर फंक्शन एनालिटिक है, क्या कहा, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस फंक्शन का अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, यानी कि पाथ कोई भी होने दो उसका इंटीग्रेशन एक जैसा ही आएगा, यानी कि उसका फाइनल आंसर सेम ही रहेगा। इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो इसी कंसेप्ट के ऊपर था। अपने पास फंक्शन क्या दिया था, इंटीग्रल जेड स्क्वायर डी जेड ये दिया था, उसका इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल और पैराबोला के अलोंग करने पर भी हमें सेम ही आंसर मिला था, ठीक है। अभी जो हमें एक क्वेश्चन मिला था यहाँ पर इंटीग्रल 0 to 1 प्लस आई ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस आई बाई डी जेड, ये इंटीग्रल को सॉल्व करने पर हमें अलोंग द स्ट्रेट लाइन और अलोंग द पैराबोला दोनों के इसमें सेम ही आंसर मिला है। फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेंगे वेदर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। कौन सा पॉइंट क्लियर करने के लिए, इज द गिवन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये वाले पॉइंट को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हमें आगे लिखना होगा, सिंस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस ये आई वाई दिया हुआ है, ठीक है, जो कि किसके इक्वल टू होता है, हमेशा u प्लस आई वी के इक्वल होता है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एंड v की वैल्यू क्या हो जाएगी, i के साथ आया हुआ टर्म यहाँ पे v है तो i के साथ आया हुआ टर्म यहाँ पर y है, तो v की वैल्यू यहाँ पर y हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग u का पार्शियल डिड्यूस करेंगे विथ टू एक्स, जिसको मैंने ऐसे लिखा u सफिक्स की पोजीशन पे u x लिखा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिड्यूस सिंपली 2x रहेगा, और u का y के साथ डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये सेमीकोलन, ये सेमीकोलन, v का x के साथ डिवाइड यहाँ पर 0 रहेगा, v का y के साथ डिवाइड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉचीज रीमैन इक्वेशंस कंडीशंस क्या होती है, ux vy के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सिंस ux इज नॉट इक्वल टू vy, तो कॉचीज रीमैन इक्वेशंस की पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन चेक करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग आगे यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देंगे, सिंस Cauchy's Riemann conditions are not satisfied, since Cauchy's Riemann equations are not satisfied लिख दिया, therefore given function is not analytic function, therefore given function is not analytic function, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसका लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, ये हमें लिखना होगा। तो आगे क्या मेंशन किया हुआ है देखो, देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड अलॉन्ग द पैराबोला y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 3 प्लस 18i वेयर एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना होगा, फॉर द पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन पैराबोला इज इक्वल टू पैराबोला का इक्वेशन लिख देंगे हम यहाँ पर, वो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस y का डिराइव करने पर हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर नीचे क्या लिखा, dy इज इक्वल टू ये 4 टाइम्स ऑफ x रहेगा, और उसके विथ रिस्पेक्ट टू dx राइट साइड में डिराइव करने के कारण हमें dx भी लिखना होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 2 ये 4x और साइड में dx लिख दिया। इतना लिखने के बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला अगर दिया होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त, तो इन दैट केस हमें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसा लिखा। तो इसका डिफ्रेंशिएट करने पर हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, डी जेड मिलेगा, इक्वल टू हमें डी एक्स प्लस आई डी वाई ऐसा लिखना होगा। तो कॉमा देकर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर कर देंगे, देयरफॉर ये डी जेड क्या हो जाएगा अपना, डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हमें क्या मिल रहा है, डी वाई की वैल्यू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 4x dx सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डी जेड एज इट लिखा लेफ्ट साइड में, ये dx लिख दिया, प्लस आई डी वाई की जगह पे क्या यूज़ करना है मुझे, 4x dx यूज़ करना होगा, तो ये 4x dx यूज़ किया, ठीक है। तो अभी जो एक्सप्रेशन लिखा है उससे कॉमन क्या बाहर आ रहा है, dx ये कॉमन बाहर आएगा, तो उसको हम लोग उसको राइट साइड में लिख देंगे, कॉमन बाहर निकाला हुआ 1 प्लस 4x ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और dx ये बाहर लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद हमें फिर मेन क्वेश्चन को लिख देना होगा। मेन फंक्शन में लेफ्ट साइड में क्या लगा, इंटीग्रल एफ ऑफ जेड लिखा, और यहाँ पर ये डी जेड लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू करेंगे हम लोग, फिर से इंटीग्रल लिखेंगे, एफ ऑफ जेड जो एक्चुअली दिया हुआ है वो यूज़ करना होगा, वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई होगा,
राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके आगे ये डी जेड, ठीक है। ये मैं अपना मेन क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर लोअर लिमिट कितना दिया हुआ था 0 और अपर लिमिट कितना दिया हुआ था 3 + 18i ऐसा दिया हुआ था, तो वो लिख दिया 3 + 18i, ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसको इवेल्यूट करना होगा, इज इक्वल टू ये इंटीग्रल रहेगा, यहाँ पर ये x² ब्रैकेट के अंदर माइनस ये 2ix लिखा, y की जगह पे हमें क्या यूज़ करना होगा 2x² यूज़ करना होगा। देखो यहाँ पर y की जगह पे पैराबोला का इक्वेशन वही दिया हुआ था ना, y = 2x², तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो 2yx5 जो दिख रहा है वहाँ पर हम लोग y की जगह पे 2x² यूज़ करेंगे, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2x² राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाहर क्या यूज़ करना है हमें डी जेड का मतलब हमें ये मिला हुआ है, दैट इज स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 + 4 टाइम्स ऑफ xi राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या रहेगा dx रहेगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन के आगे सारे टर्म्स हमें इन टर्म्स ऑफ x दिख रहे हैं, इसके अगर हमें यहाँ पर इंटीग्रल के x वाले ही लिमिट यूज़ करने होंगे, तो लोअर लिमिट का x का लिमिट रहेगा 0, क्योंकि ये 0 है ओरिजिन है, तो इसके कारण x का लोअर लिमिट 0 होगा, और अपर लिमिट में x का अपर लिमिट कितना लिखना होगा हमें 3 लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें जिसका इंटीग्रेशन करना है वो वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इंटीग्रल 0 to 3 एज इट इज़ लिखना होगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ये क्या हो जाएगा x इंटू ये 2x² था वो कितना हो जाएगा फिर 4ix³ हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। राउंड ब्रैकेट में हम लोग आगे क्या लिखेंगे 1 + 4xi, ये आगे लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर dx होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई हुए टर्म को हम लोग ये वाले 1 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन 0 to 3 एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x² इंटू दिस 1 x² माइनस 4ix³, ये वाला टर्म भी एज इट इज रहेगा। अभी x² इंटू 4xi, ठीक है, वो कितना रहेगा 4x³ रहेगा। उसके बाद माइनस 4 4 जा होगा 16 लिखा, i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 16x टू द पावर कितना आएगा सिंपली 4 आ जाएगा। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके लास्ट में हम लोगों ने ये dx लिख दिया। अभी हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे इंटीग्रेशन करना होता है, इंटीग्रेशन हो रहा है इसके कारण यहाँ पर हम ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा x³ 3 ये रहेगा, माइनस ये 4i एज इट इज़, x³ का इंटीग्रेशन रहेगा x⁴/4 होगा, प्लस ये 4 एज इट इज़ x³ था तो उसका इंटीग्रेशन x⁴/4 रहेगा, साइड में ये i लिखा हुआ, प्लस 16 यहाँ पर क्या रहेगा x⁵ आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का 3 लिखा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, देखो x की जगह पे हर जगह पे हमें लोअर लिमिट का 0 यूज़ करना होगा, लेकिन वो पुट करने पर से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि फाइनली आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट का आया हुआ x की जगह पे 3 का ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ से क्या बचेगा 3³ यानी कि क्या रहेगा ओनली 3² ऐसा लिख देता हूँ मैं इसको, 3² माइनस 4 4 कैंसिल, x की जगह पे 3 यानी कि क्या लिखना है फिर यहाँ पर 3 टू द पावर 4 और ये साइड का i लिख देंगे, ठीक है। 4 4 कैंसिल, प्लस क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 4 लिखेंगे, ये प्लस वाला i आ जाएगा, प्लस 16 x की वैल्यू कितनी लेनी है 3 टू द पावर 5 रहेगा और ये अपॉन का 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा i वाले, यानी कि प्लस और ये माइनस टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 3² कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पर 16 3 टू द पावर 5/5, तो इसको कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं फाइनल आंसर कितना मिलता है। तो कैलसी से सॉल्व करने पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा 3933/5, तो वो लिख देंगे हम लोग 3933/5, और लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन था वो उसको फिर से एक बार लिखना होगा। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन f(z) dz लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू इतना लिखा तो भी चलेगा, या फिर फंक्शन की जगह पे जो एक्चुअल वैल्यू दी थी उसको इंक्लूड करके भी हम लोग दिखा सकते हैं। ये इंटीग्रल लिखा लोअर लिमिट 0 से लेकर ये अपर लिमिट क्या रहेगा 3 + 18i, f(z) क्या दिया होता है उन्होंने x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ ixy माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये i लिखा, xy ब्रैकेट क्लोज फिर dz, ठीक है, फिर इक्वल टू करने पर हमें ये फाइनल आंसर मिला है, ठीक है। तो बीच वाला पार्ट अगर नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 ही न्यूमेरिकल्स किए, तो आज के लिए प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।